नहीं करा के भेजेंगे। एक पीएलसी का ओवरव्यू देंगे ना, स्काडा की फुल फॉर्म। इस बार तो मैं 12 सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, मैं 10 से 12, हाँ, ताकि कोई गुंजाइश रही ना। ऑटोकैड मैं ही पढ़ाऊंगा इस बार, सॉफ्टवेयर सब। ऑटोकैड तो मेन है यार, ये तो आएगा ही। शुरू करें? लाइव कर दी दोस्त। लगता है सर आज नहीं आएंगे, क्यों? करण अर्जुन है क्या सर? आएंगे नहीं आएंगे? ठंड का असर तो है। आज वैसे ठंड ज्यादा है यार, है नी? आज बारिश भी है ना रात को बारिश का फोरकास्ट है आज और कल, 3 दिन है। हम्म। ऊपर पहाड़ में बर्फबारी हो रही है ना हमारी। नहीं नहीं, हमारे ससुराल तो पूरा बर्फ से ढका हुआ पूरा। रजा क्या? पहाड़ में यहाँ से बस चढ़ना शुरू करो, ऊपर पहाड़ी पहाड़ है। उत्तर दिशा में चलो अपना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी लोकेशन है, अगर कोई जाना चाहे तो। अल्टीमेट लोकेशन है, मसूरी तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। चमोली से अलग है फिर, गोचर से अरे भैया इतना डेवलप्ड ये है कि पुराने जमाने की अंग्रेजों की कॉपर की माइंस है बकायदा, धनपुरा। बहुत फेमस जगह है। फूलों की घाटी तो मत जाना, अभी बहुत रिस्की एरिया है, और जोशीमठ वाला पूरा जाम है, पूरा चौक है। तो वो तो गायब, मतलब ये आज से नहीं है, ये 1974 में वाडिया इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट दे दिया था कि उस समय टाइम था कि आप ये अननेसेसरी डेवलपमेंट की तरफ मत जाइए। डेफिनेटली ये भी एक इशू है यार। अब कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था बेटा कि जब भी एक टनल बनती है, ये कह रहे कि हमने जर्मनी जापान ये कोलाइडर मशीन लगा दी, ये लगा दी। 5 किलोमीटर अगर कोई टनल बन रही है तो 5 किलोमीटर राइट तक वाइब्रेशन है और 5 किलोमीटर लेफ्ट तक वाइब्रेशन है। वही है ना कि तरक्की किन शर्तों पे जा रहे हैं। फिर एक डैम बना ना, काफी बड़ा डैम है वहां ना, जिसमें वो पहले भी वो एनटीपीसी का डैम है। तो वो पूरा का पूरा खोखला कर दिया तुमने पहाड़ को, तो तबाही तो होनी ही है। बल्कि शास्त्रों से भी ये है कि वहां पे नरसिंह महादेव का बहुत फेमस मंदिर है, मठ है ये पूरा जोशी मठ ना। तो मतलब हमारे इंडियन के जो मठ है उनमें से एक है ये। तो वहाँ पे जो नरसिंह महादेव के मंदिर है, वो पहले शास्त्रों से यही है कि जब भी उनका जो हाथ है वो समाप्त हो जाएगा, तो पूरा जोशीमठ बद्रीनाथ ये पूरा खत्म हो जाएगा। तभी बद्रीनाथ का एक दूसरा सॉल्यूशन है, भविष्य बद्री। हाँ, उससे अलग ट्रैक पे है। तो जब ये बद्रीनाथ वो पूरा का पूरा एंड हो जाएगा, तो उस समय सब ये बद्रीनाथ से पूरे भगवान जी और ये सब शिफ्ट कर जाएंगे भविष्य बद्री में। तो पहले से ये शास्त्रों से ही है, वहां दो पहाड़ है ना, ये आपस में मिल जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा। तो ये तो पहले से है, मतलब शास्त्रों से। कुछ चीजें तो जैसे लोग विश्वास नहीं करते ना, कि लगता है अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सत्य है। जब यहाँ से डोली निकलती है ना नरसिंह महादेव की, तो दमाव, ढोल दमाव बजाते हैं ना। अब जिन्होंने कभी देखा नहीं और जिनकी आस्था नहीं, उन लोगों को एक बार वो दृश्य देखना चाहिए कि इतना बड़ा मटका होता है पानी का ना, एक आदमी जिनके सर ये नरसिंह जी नाचते हैं, वो आदमी पूरा एक मटका, पूरा पानी, एक मटका भरा हुआ चावल और भेंट चढ़ती है ना वहां पे बकरे की, एक पूरा बकरा खा लेते हैं। हाँ जी हाँ। आप कभी रुकना हो 2-4 घंटे, आपको सामने से दिखेगा, ना कोई पानी ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा। तो मतलब ये अंधविश्वास नहीं है, सामने की चीजें हैं। अब कुछ ना, तीसरी शक्ति तो है ना यार, जो चला रही है किसी चीज को। ऑक्सीजन, जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन बंद कर दो उसकी, और खुद भगवान से मिलने पहुंच जाएगा। अब ये व्यवस्था किसी ना किसी शक्ति ने तो चला रखी है ना। ये तो धर्म के आधार पे बंटना अलग होता है, लेकिन एक तीसरी शक्ति जो सुप्रीम पावर है वो है।
चलो जी, फ्लोरोसेंट ट्यूब पर आ जाते हैं। देखिए जी, फ्लोरोसेंट ट्यूब है जी। अब इसमें जिंक सिलिकेट, ये जो मैंने लिखे ना कलर, ये भी बहुत खास है। चलिए जी, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, लो प्रेशर। ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ये भी सवाल है बेटा कि ये हाई प्रेशर, हमने वो पढ़ लिया ऑलरेडी ना, मैट टाइप, एमबी टाइप, ये एमए टाइप, ये सब तीनों हो गया हमारा। देखो जी, फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है ये बेटा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। ये हमारा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की कैटेगरी में है। ये ग्लास का डायमीटर को याद रखो ना रखो, लेकिन इसकी ट्यूब की लंबाई याद रखो, ठीक है जी। ये हमें मिल जाती है लगभग, जब घरों में भी होती है, 4 फीट के आसपास। तो ये अलग अलग साइज में मिल जाती है, 0.6 मीटर, 1.2 मीटर और 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर हुई 4 साढ़े 4 के आसपास में। अब ये जरूर रट्टा मारना पड़ेगा, और इसमें भी अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट ढूंढना है तो ये रहा जी, जिंक सिलिकेट, ये जरूरी है जी। क्या हो गया जी, जिंक सिलिकेट और कैल्शियम टंगस्टेट और बोरेट, तीन को कर लो, इन्हें नहीं भी करोगे चल जाएगा, लेकिन जिंक सिलिकेट सबसे ज्यादा खास है, जो कि एसएससी जेईई के पेपर में भी आ चुका। तो अब ये मत देखो कि कहाँ या नहीं आया, बस छोड़ना मत अब इन्हें। कैल्शियम बोरेट पिंक और कैल्शियम टंगस्टेट ब्लू, ये इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं यदि आप ये फॉस्फोर यूज करें तो। जिंक सिलिकेट ग्रीन, कैल्शियम टंगस्टेट ब्लू और कैल्शियम बोरेट पिंक, ये तीन बिल्कुल रट के जाना। क्या हो गया रे, तो बड़ा उदास सा लग रहा है। खुश है? हाँ बस पढ़ता रहे, हो जाएगा, तेरे नौकरी भी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाती है, कुछ और टेंशन ले लेते हैं, तो जीवन भर का चीजें हैं। रजब साहब ही आ गया देखो। चलिए जी, अब फ्लोरोसेंट ट्यूब को बनाते हैं, देखो। अच्छा, चौक किस लिए लगाते हैं बेटा? टू स्टेबलाइज द आर्क यार, स्टेबलाइज करने के लिए, फ्लक्चुएट ना हो। हाँ, और ये कैपेसिटर पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। चलो जी, अब इसे देख लो। अगर आप लोगों को याद हो, बायोमेटालिक स्विच हमने पढ़ा था। ये जो बायोमेटिक लगा हुआ ना, बायोमेटालिक स्ट्रिप या बायोमेटालिक मटेरियल, कुछ ये कहलाते हैं जिनमें टेम्परेचर होने से वो कुछ शेप बदल लें। अब बायोमेटालिक शब्द ये बताएगा जी, मैक्सिमम डिमांड मीटर पढ़ाया था। मैक्सिमम डिमांड मीटर में हमने दो अलग अलग स्प्रिंग लगाए थे, या कहें कि एक हमारा कंपनसेटिंग था और एक एक्वेटिंग था। तो हमने लिखा था बायोमेटालिक इन नेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सिकुड़ते थे या फैलते थे। तो ये यहां पर है जी, बायोमेटालिक स्ट्रिप। हीटर हीट करेगा जी, हीट अप करेगा। ये बना रखी है आपने पूरी की पूरी ट्यूब। इसमें दो है बेटा, एक मेन, ये बना दी E1 और E2, ये क्या बना दिया आपने, मेन इलेक्ट्रोड। किसी एक्सिलरी इलेक्ट्रोड की यहां आवश्यकता नहीं थी, तो आपने क्या बना दीजिए, मेन इलेक्ट्रोड। ये ग्लास की बनी हुई अपना पूरी की पूरी एक ट्यूब है। इसी में फॉस्फोर यूज करिए अलग अलग वाला, तो अलग अलग कलर में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। थर्मली ऑपरेटेड डिवाइस है। अब मेरा सवाल है कि इसे थर्मली ऑपरेटेड डिवाइस हमने क्यों कहा? इसलिए कहा थर्मली ऑपरेटेड डिवाइस कि जब तक, देखो यहां से कनेक्शन पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, बायोमेटालिक के कारण थर्मली ऑपरेटेड कहा इसे। हम यहां से लेकर गए ये सर्किट, सर्किट पूरी होनी थी यहां, सर्किट पूरी यहां होनी थी। बायोमेटालिक इसलिए लगाया कि सबसे पहले होता यह है कि इसमें शुरुआत में करंट फ्लो करता है, ये हीट करता है। इसलिए कई बार तुमने नोटिस किया होगा कि अगर लो वोल्टेज होता है तो ये ना देर में स्टार्ट करता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर और थोड़ा लो वोल्टेज है
तो थोड़ा कम जलता है, टिक 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 करने लग जाता है। खैर वो फ्लिकर है, उसको अलग चीज है, उसको बात करेंगे। तो हमने ये कहा कि इसे थर्मली ऑपरेटेड इसलिए कहा है कि पहले भैया टेम्परेचर बढ़ के जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है इसके द्वारा सर्किट कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा उसके बाद में यहां पर इलेक्ट्रोड में सप्लाई अपना कनेक्ट होकर तब जाकर ये ब्राइट करेगा। आ जाओ भाई जल्दी से। मोर कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, बेटा इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन नहीं है। सिंपल कंस्ट्रक्शन की बात करें यार, जीएलएस वाला तो बहुत सिंपल था, हमने तो कुछ कलाकारी नहीं देखी। इनकैंडेसेंट लैंप हमने तो कुछ नहीं लगाया ना, हमने नॉर्मल अपना उठाया और लगा दिया जी। हायर कॉस्ट, ये सस्ता नहीं आता, महंगा पड़ेगा। एक्स्ट्रा पावर लॉस इन हीटिंग कॉइल, यहां पर एक्स्ट्रा पावर लॉस है। कई बार आप ये देखते हैं बेटा कि कई बार ये जलने में थोड़ा डिले करें या जलने के बाद में ऐसा लगता हो कि यार ये बार बार जल बुझ रहा है। तो हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि जो चॉक सिस्टम है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो फिर हम लोग पूरी ट्यूब को नहीं बदलते, हम क्या कहते हैं कि भाई इसे चॉक में कुछ प्रॉब्लम है, चॉक को चेंज कर दीजिए। अच्छा चलो देखिए, उसमें नेक्स्ट भी हमने कुछ लिया है, स्टेबलाइज द आर्क, आग को स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज मतलब एक तरह से स्थिर बनाए रखना, समान बनाना, ये मतलब होता है। चलो जी यहां पर थोड़ा सा और समझ में आएगा। हमें ये कहा है कि जो स्टार्टर है, ग्लो टाइप स्टार्टर सर्किट का उपयोग करते हुए फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसे जरा पढ़ के देखिएगा। हमने क्या लिखा है कि संचालन के दौरान यदि स्टार्टर हटा दिया जाता है तो यह लैंप के कार्य को प्रभावित नहीं करता। कब? जलने के बाद में, शुरुआत में नहीं। मैंने कहा ना कि शुरुआत में जलने में थोड़ा सा डिले कर रहा है। ऊपर लिखा है कि वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, यह एक वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। कई बार यह भी सवाल पूछता है बेटा कि अंदर गैस कौन कौन सी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये बल्कि इसमें ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। स्टार्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, पता है जी, हीटिंग एलिमेंट अलग वो कर रहा है। अरे इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इनमें किसी तरह की कोई पावर लॉस नहीं होती। हीटिंग एलिमेंट बायोमेटेलिक के पास है, इसमें पावर लॉस होगा क्योंकि रजिस्टर है, इनमें भैया कोई पावर लॉस नहीं होती। तो ये हो गया जी हमारा कि स्टार्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। इसीलिए इसी सेंटेंस को एक्सप्लेन किया गया है यहां कि संचालन के दौरान, ये लिखा भी है कि संचालन के दौरान यदि स्टार्टर हटा दिया जाता है तो यह लैंप के कार्य को प्रभावित नहीं करता है। तो शुरुआत में इंपॉर्टेंट रोल है जी आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए। हाँ तो अरे यार ये एल और सी का मतलब है कि कुछ ऊर्जा स्टोर है, एल और सी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो कई बार तुम ये देखोगे कि ये बाकी कुछ नहीं कि बाहर से कुछ सप्लाई ने झटका लिया, ऐसा नहीं है। कई बार हल्की फुल्का सा चार्ज या कहें कि हल्की फुल्का एनर्जी है जो इसके अक्रॉस में अपना डिसिपेट होती है, तो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं करती, हल्का सा कई बार आंखों को महसूस देता है कि भाई हल्का सा जली होगी। तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगे हुए ना यहाँ पे एल और सी के कारण। हाँ वो एक रनिंग कंडीशन है शुरुआत में, बाकी और कुछ नहीं है। इसको तो लिखो पहले। हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं वो तो समझे नहीं आप, उसका कहने का मतलब समझिए। देखो स्टार्टर क्या था, यहां गया स्टार्टर, देखिए कैसे अपना ये यहां पे गया, हीटर पे आ गया, कनेक्टिविटी यहां पर है, ठीक है जी। ये कनेक्टिविटी है सीधे, इसलिए तो ये सर्किट इस तरह की, ये है मेनली कनेक्टिविटी। स्टार्टर हटाने का ये शब्द हमने इसलिए लिखा है कि देखो ये जो लिखा है ना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें हटा के से डब्बे में रख लो, जेब में रख लो।
इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खोल के इसे अलग रख लोगे। इसका कहने का मीनिंग और तात्पर्य ये है, देखो खुद सोचो, अगर मैं इसे यहां से हटाने लग जाऊं, रिमूव करने लग जाऊंगा, तो मेरी एक हिस्से वाली सर्किट पूरी नहीं बनेगी, वो कंप्लीट नहीं होगी। ये शब्द आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है जनरली कि जो चॉक सिस्टम है, स्टार्टर जिसे आप कह रहे हो ना, उसका जो रोल है वो सिर्फ इसको शुरू करने में था, स्टेबलाइज करने के लिए आग को, ना कि मेंटेन करने में था, इसलिए लिखा है ये। यार ये पूरी जो व्यवस्था है ना, ये जो पूरी व्यवस्था थी हीटर को छोड़ के, इस पूरी व्यवस्था को स्टार्टर शब्द कहेंगे आप। हाँ हाँ, ये वाली तो है बायोमेटेलिक स्ट्रिप के शुरू में रोल है, इसके बाद हटा दो। देखो एक ये इन पूरे कॉम्बिनेशन को जो शब्द दिया गया है, चौकों को मिला के स्टार्टर, पूरे को मिला के प्रैक्टिकली हम लोग स्टार्टर शब्द से जानते हैं। अब देखो, तुमने स्टार्ट कर दिया, पूरी एक सर्किट बन गई, कंप्लीट हो गया। दूसरे एंगल से ये सोचो, जैसे ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, पहले इसके द्वारा ये सर्किट पूरी हुई। अब देखो, अब तुम्हें छोटा सा काम करना है कि इस सर्किट को, जो आप ये हीट वाला था, बायोमेटेलिक स्ट्रिप से इस सर्किट को अगर अलग कर भी दें, तब भी इसके द्वारा ये सर्किट पूरी हो जाती है। मतलब ये सिस्टम अगर हम हटा भी दें, तो यहां इसके द्वारा, देखो इस सिस्टम के द्वारा पूरी की पूरी सर्किट पूरी हो गई हमारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो रोल प्ले कर रही है वो शुरुआत में है, वो शुरुआत में है, बाद में नहीं है। बाद में तुमने हटा लिया उसको, तो बैकअप क्या है तुम्हारी सर्किट, ये भी तो है ना, बैकअप ये सर्किट थी। दूसरा जो इसका कहने का तात्पर्य था, ये था कि शुरुआत में तो तुम आप इसे कनेक्ट रखो, बाद में हटा दो। फिर इसका कहने का ये भी तात्पर्य है कि जो भी चॉक सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हो, स्टार्टर का एक हिस्सा है ये भी, तो ये जनरली जो मुख्य रोल अदा करेगा वो शुरू में करेगा, बाद में, यानी कि आर को इनिशिएट करना यहां से हो गई। बाद में ये सिर्फ एक चीज को लिमिट कर रहा है कि अगर अननेसेसरी तुम वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, जो कि घरों में इतना मुश्किल काम है कि एकदम से बढ़ाना और घटाना, लगभग 120 130 की या 220 230 की रेंज में ही अपना फ्लक्चुएट होती है। तो अननेसेसरी अगर आप लोग वोल्टेज वेरिएशन ज़्यादा करते हो तो ये एक्ट करेगा। अदरवाइज अगर वोल्टेज लेवल एक जैसा है तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी या एक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आग एक बार लगी इसमें, या ये कहीं कि एक बार ये जलना शुरू हुआ, अगर वोल्टेज वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो उस वोल्टेज वेरिएशन को ये चॉक सिस्टम हमारा एक तरह से समान बनाए रखेगा और स्टेबलाइज करके रखेगा आर्क को, ताकि ये एक समान जलता हुआ हमें दिखता रहे। यही पॉइंट इसमें मेंशन भी किया है कि देखो जी, इस सर्किट को तुम्हें जरूरी नहीं है कि बाद तक लगा के रखो। इस सर्किट का रोल है, वे शुरू में ये हिस्सा नहीं था, ये था सर्किट, बाद में ये भी आ गया, तो पावर फैक्टर बाद में ठीक है, शुरू में नहीं। बाद में ये कैपेसिटर जो एक बच्चे ने कहा था कि C2 है, एक समस्या ये आती है दोस्त, ये मेनली इसी लैंप में है। अगर कोई कहे कि जो नज़दीकी मोबाइल फ़ोन है, मैं जबकि थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहा था इस पॉइंट पर आने के लिए, नज़दीकी यदि इस लैंप के आप किसी मोबाइल फ़ोन को लेकर जाते हैं, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी इफेक्टेड डिवाइस है, तो उसमें इंटरफेरेंस होता है। ठीक है जी, तो इंटरफेरेंस प्रभाव को, एक तरह से फ्रीक्वेंसी इफेक्ट को हम कम करते हैं इसे यहां पर एक C2 भी लगाकर, ताकि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई नॉर्मल स्थिति में थोड़ा सा इंटरफेरेंस भी कम हो, पावर फैक्टर भी हमारा बढ़िया बना रहे। ये सब कहानी है। फिर एक बार देखो, सुनो, हो ये रहा है कि शुरुआत में हीटर अपना एक्ट कर रहा है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप के थ्रू अपना सर्किट पूरा हो गई, सर्किट कंप्लीट हो गई। लेकिन शुरुआत में जो ये वाला था ये एक्ट नहीं करेगा, ये बाद में रोल प्ले करेगा जब नॉर्मली ये जलने लग जाएगा। तो शुरुआत में E1 E2 को बायोमेटेलिक स्ट्रिप के द्वारा एक क्लोज्ड पाथ मिला और जी इसने अपना ब्राइट करना शुरू कर दिया। फिर शुरुआत में एक अच्छे लेवल पर वोल्टेज अचीव हो जाए, यानी कि जैसे हम कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कम वोल्टेज पर ये बहुत धीरे धीरे जलती है। तो शुरुआत में एक तरह से इनिशिएट बहुत अच्छे से हो जाए,
ये मदद हमारा ये सिस्टम भी कर रहा है। दूसरी बात है, जब ये नॉर्मली जलने लग जाता है तो हम लोग इसे हटाकर इस सर्किट को डायरेक्टली ड्राइव करते हैं जी। इस सर्किट को यहां से हटाओ, अब रास्ता दे दो देखो यहां से। तो जैसे हम लोग इसे यहां से अपना क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड कराएंगे, देखो ये आए, ये बायोमेटालिक, इसे हटाओ यहां से, शुरुआत में तो था, अब हटाओ इसे, ये पूरा का पूरा रास्ता C2 के द्वारा अपना यहां पर ये पूरा कर रहा है। तो अब नॉर्मली होता यह है कि नजदीकी जो भी फ्रीक्वेंसी इफेक्टेड डिवाइस को आप रेडियो को चला के लेके चले जाओ इसके पास में, टिर 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 करेगा ये। अब अपने मोबाइल फोन पे बात करते करते चले जाओ, या जब भी जैसे ही मोबाइल फोन बजे या मोबाइल में कोई फोन आए आप उसके पास लगा दो तो आवाज भी थोड़ा किण 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 आएगी, चाहे हैंड फ्री करके बात करके देखना। तो इसको थोड़ा कम किया जा सके इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जी, और बाद में फ्लक्चुएशन ना हो, तो ये भी काम ये चौक कर रहा है। तो ये जनरली जो हमने कहा, ये इसका रोल क्या था कि शुरू में तो है, बाद में अगर वोल्टेज वेरिएशन भयंकर वाली है, अच्छी खासी है, तो इसको स्टेबलाइज रखेगा। अगर नॉर्मल एक वोल्टेज लेवल है तो इसका रोल भी, ये किसी तरह की कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं अपने अंदर करेगा, इसका रोल भी नहीं है। इसका रोल तब है जब वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही हो, ऐसे ये रोल अदा करेगा। बाद में तुमने इसको अपना अलग कर दिया, इस सर्किट को डायरेक्ट अपना ये बना लिया, ठीक है, ये दिखाने। तो देखो इसके कारण इसे थर्मली ऑपरेटेड डिवाइस कहा गया है। पूरी कहानी कहां से रची गई है? वोल्टेज से, इसीलिए इसे वोल्टेज ऑपरेटेड कहा गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल नहीं है, बनाई गई है, महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको ये कई बार आप देखो, ये कैपेसिटर है ना ये, तो ये कैपेसिटर ऐसे ही नहीं है कि अपना सिरेमिक लगा दिया हो तुमने, ये बाकायदे से जाके चौक को तुम खोल के देखना, तो कई बार ये कंडेंसर है खराब हो जाता है, तुम फिर भी बदलते हो, उसे चेंज करते हो कई बार। तो पूरी एक ये व्यवस्था है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इनकैंडेसेंट लैंप में फायदा ये था हमारे पास में कि हमें किसी तरह के चौक, स्टार्टर पॉइंट, किसी की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसे हम डायरेक्ट लगा पा रहे थे। लेकिन फिर वही है, कहीं ना कहीं कुछ समझौता हमें करना पड़ता। ये मुश्किल कंस्ट्रक्शन में है, महंगा है, एक्स्ट्रा पावर लॉस है हीटिंग में, ठीक है जी। इस तरह की कोई हमारे इनकैंडेसेंट में ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अगर पावर लॉस की बेटा बात करने लग जाए ना, तो पावर लॉस वहां पर कंटिन्यूअस था एलिमेंट में, ठीक है। लेकिन यहां ज्यादा किस में है? शुरुआत में है। फोटो वोटो ले रहे हो गए तुम लोग? है और भी था? चलो यहां से शुरू करो। इसको अगर किट में सर कन्वर्ट करना हो, किसमें? जितना जो मीटर है हाँ, इसको सर किट में पूछ लेता है। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा, और क्या। अरे 3 फीट का वही तो होता है 1 मीटर, तो 4 साढ़े है। ये कहाँ चला गया? कौन था ये? 3 पॉइंट, 30 सेंटीमीटर ही होता है। अरे अप्रोक्स 3 मीटर का, 3 फीट का ही तो 1 मीटर होता है। हाँ हाँ, मतलब वही मान लो, 3 फीट ही मानकर चलते हैं, वही 4 साढ़े 4 फीट के लगभग अपना पड़ेगा, 1.5 का अपना, साढ़े। बना लिया? जल्दी जल्दी कर लो यार, खत्म कर लेंगे ना। अभी तो इनमें, इसमें तो कुछ ऐसे है ना जो डायरेक्टली पूछता है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट लाइटनिंग, इनडायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी डायरेक्ट रिफ्लेक्टर्स, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं यहाँ से। इल्यूमिनेशन लेवल, मतलब लैंप तो है ही है, बल्कि फॉर्मूला और ये इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आजकल। लैंप को कम पूछ रहा है, इनको ज़्यादा पूछ रहा है फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला बेस ही 2 से 3 सवाल थे, लेकिन इनको आप वैसे नहीं, अगर थ्योरी के रूप में लिखोगे तो दिक्कत होगी। आप इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जैसे बना रखे ना, वैसे ही रट्टा मारो इनका। शादियों में जैसे ट्यूबलाइट होता है तो
बिना स्टार्टर को भी जला हाँ हाँ तो करते हैं सर ना, ये करंट को बढ़ाते हैं। इसमें भी तो सर अरे क्या हो गया भाई, तो बार बार कहाँ बायो मेटालिक का वो गर्म होने के बाद ठीक करता है, शुरुआत में तो वही गर्म होने के बाद बाद में हटा तो दिया। वो अपने आप गर्म होने के बाद छोड़ देगा सर, हट जाएगा। हाँ बाद में भी हटा तो दिया, पहले ही तो रोल था हीटर वाले का, और क्या था। इलेक्ट्रिक प्रेस जो काम वर्क कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक प्लस में बायोमेटेलिक लगाते हैं। बायोमेटेलिक का तो अपना महत्व रहा है, अपने मैक्सिमम डिमांड मीटर में बढ़ा यार बकायदा। बायोमेटेलिक टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ गीजर में तो मिलेगा तुम्हें। देखो 11 बच्चे की 6 मीटर है सर, ये 6.6 मीटर है, ये 1.2 मीटर है, ये डेढ़ है। 6 मीटर कितनी लंबी ट्यूबलाइट भाई। अब कुछ भी चल रहा भाई बताओ। अब कॉन्फिडेंस से लिख रहा है कि सर 6 मीटर भी होता है, मतलब 20 फीट लंबी ट्यूबलाइट। अबे किसी का मकान नहीं है बेचारे का यार 20 फीट लंबा यार, ट्यूबलाइट लगाओगे क्या। कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं रही। चले भाई, सारा फोकस तो इस पे भी, रमन सर ने पता नहीं कितना पैसा लूट लिया। कल एक भाई ने लिख रखा था कि रमन सर ने लूट लिया, हमें किताब महंगी दी। दुख भी होता है लेकिन क्या करें। इसकी फोटो ले लो। ये डायरेक्ट सवाल आते हैं इनमें, नालायक कोई। नहीं नहीं स्टार्टर वगैरह मुझे गैस का नहीं पता, गैस तो इसी में लिख रखी है हमने। नहीं इसमें तो है, इसमें तो भरी हुई, इसमें तो बकायदा भरी हुई है गैस, देखो लिख भी रखा हमने। ये कह रहा है कि स्टार्टर वाले हिस्से में है, वेपराइज्ड होती है वो तो। कर लिया क्या तुमने फोटो सोटो यार, बहुत स्लो कर रहे भाई तुम। ये करो, देखो लिखा हुआ गैस फीड हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अंदर मैं तो यही पढ़ी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर नहीं है, ये तो गलती करते हो तुम। वो हाई प्रेशर वाले में होती है, जो जितने तुम्हें ये पढ़ाए, सोडियम वेपर, एम ए टाइप, मैट टाइप, बी बाई टाइप, ये सब इनमें मरकरी वेपराइज्ड है। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ले भाई कोई दिक्कत नहीं। बना लिया आपने ये। देखो जी, जो हम जिक्र कर रहे थे भी, इसके मेन ड्रॉबैक है। देखो ये बाकी चीज, बाकी इसमें नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ये आपको यही देखने को मिलेंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब में। फ्लोरोसेंट ट्यूब में दो मुख्य डिसएडवांटेज, कमियां हैं, अभी हम जिक्र कर ही रहे थे। पहला है जी रेडियो इंटरफेरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह के ट्यूब या लैंप में रेडियो इंटरफेरेंस होता है फ्लोरोसेंट में, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है जी। स्टार्टर टर्मिनल को अक्रॉस में 0.05 माइक्रोफेरेड मान के संधारित्र को जोड़ के, अभी हम क्या लिखा रहे थे, अभी आपको यही तो कहा हमने कि भाई जो ये वाला है ये क्या काम कर रहा है, रेडियो इंटरफेरेंस को कम कर रहा है। ठीक है जी, ये क्या कर रहा है, पावर फैक्टर बढ़ा रहा है। तो देखो क्या लिखा कि 0.0 माइक्रोफेरेड मान के संधारित्र को जोड़कर रेडियो इंटरफेरेंस को कम किया जाता है।
अब मान लीजिए ये भी अब ऑब्जेक्टिव है कि रेडियो इंटरफेरेंस को कम कैसे करते हैं। तो बेटा एक तो इनपुट पर कैपेसिटर है और एक हमारा स्टार्टर पॉइंट पर था। ठीक है जी, तो हमने अपना C2 लगाकर ये देख लिया जी। एक है फ्लिकर और स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। देखो तीन चरण आपूर्ति के अलग अलग चरणों में 3 लैंप का उपयोग करके कम किया जा सकता है। देखो अभी बताएंगे फ्लिकर और ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या है। चलो अच्छा, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कितने लोगों ने देखा है या अनुभव किया होगा? कैसे? हाँ अच्छा, नॉर्मली अगर सिंपल भाषा में बताएं तो पंखा चलाना। ठीक है जी, पंखा चलाना, लाइट हो, हल्का फुल्का, जब आप अंधेरे में देखोगे ध्यान से आंखों से तो तुम्हें उल्टा दिखेगा। यही तो होता है, यही स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट था। स्ट्रोबोस्कोपिक ये हमने लिखा नहीं है इसमें, चलो पहले ये लिख लो फिर बात करेंगे इसमें। ये भाई दिन में ना दिखेगा ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट यार, कभी तुम दिन में ही पंखे पे तलाशने लग जाओ, कमरे में दिखेगा। दिन में अबे दिन में कहीं भी ना दिखेगा यार, रात को दिखेगा, रात को दिखेगा। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, पंखा चल रहा होगा, हल्के फुल्के लाइट उस पे होगी, ध्यान से उस पे देखना पंखे पे, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट दिख जाएगा। नहीं श्याम भैया बोल रहे थे दिन में देखो, हमने दिन में और नहीं दिखे, फिल्मों में दिखा था 4 बजे चलता था। हाँ देखिए कमरे में सर धूप थोड़े रहेगा, उसमें तो लाइट का ही रहेगा, तो दिखेगा। तो इस लैंप की ड्रॉबैक की बात हो रही है, इस लैंप के ड्रॉबैक की बात हो रही है। दिन में तो कम दिखेगा, किसी ने बहुत चतुराई से देख लिया तो अलग बात है। रात को तो नॉर्मली दिख जाता है यार, और रजा को तो कहीं भी दिखा लो दिखे जाता है। तो उल्लू है क्या तू? हैं? अब यार सिंपल चीज है, मतलब अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में पंखा भी कैसे दिखेगा? हाँ कमाल ही कर रहे हो। मतलब देखो ना, कॉमन सेंस देखो, इस लैंप के ड्रॉबैक की बात हुई है, तो इस लैंप के ड्रॉबैक की अगर बात हुई है तो इस लैंप की रोशनी भी तो होती होगी, क्या नहीं होती इस लैंप की रोशनी भाई? अगर इस लैंप से कोई संबंधित नहीं होता तो फिर तो नॉर्मली वैसे ही कह देते हैं। हम पढ़ क्या रहे, फ्लोरोसेंट ट्यूब में 2 मुख्य कमियां हैं, तो इसका मतलब ये होता होगा भाई रात को अगर इसकी लाइट जलाए और पंखे की तरफ देखे तो तब आपको ज्यादा दिखेगा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। इसका यही तो मतलब होता है, इसी में मेनली तो यही लिखा है ना, बाकी तो फिर दिख जाए किसी में भी, लेकिन मुख्यतः यही है भाई। हमने जो पढ़ा वो हमने लिख लिया इसमें, ठीक है। बकवास करा लो पेपर में, पता नहीं से क्या भूत खा जा रहा। इस बार नहीं मैं छोड़ो, यूपीपीसीएल में बढ़िया नंबर चाहिए इसमें, 2 पेपर देख लिया मैंने तेरे ऐसे। चलो जी आ जाओ, इस बार बिल्कुल रैंक नंबर 1, ठीक है। रात को सोना कम कर दे, वो सॉरी और थोड़ा सा मतलब कॉफी और ये कॉफी चाय इनको थोड़ा सा रात को बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, नींद कम आएगी। देखो जी कंपैरिजन है, कुछ जगह पर बेटा ये कंपैरिजन बड़ा खास है, जैसे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। अब समझ रहे, देखो वोल्टेज फ्लक्चुएशन किस पे ज्यादा प्रभाव डालेगा? अरे इसमें तो बहुत कम, क्योंकि आपने चौक लगा लिया स्टेबलाइज करने के लिए, उसको चौक लगाया है, तो हमने क्या लिया जी, वेरी स्मॉल। वर्किंग लाइफ इसकी हमने लिखी है, कम है, और फ्लोरोसेंट की 6000 अच्छी खासी है भाई। ब्राइटनेस देखो, मोर ब्राइटनेस, लेकिन ये क्या है जी, लेस ब्राइटनेस। इनिशियली कॉस्ट, अब देखो ये ऐसे सवाल है जिस पर कुछ करना ही नहीं यार, ये कितने का जा रहा बताओ,
कौन गलत करेगा? और ये भाई 150-200 लगाने पड़ेंगे और बाद में फिर लोकल कंपनी का ले रहा है, वो मैटर करेगा? ये देखो सस्ता है, ये महंगा है। ये कंपैरिजन रटना मत, बस समझ के चले जाओ कि हाँ बस मुझे इस बेसिक थॉट के साथ आंसर करने हैं। वायरिंग कॉस्ट है फॉर सेम लाइट आउटपुट, अगर हमें समान लाइट आउटपुट चाहिए तो हायर वायरिंग कॉस्ट, हमें ज्यादा वायरिंग करनी पड़ती है। फॉर सेम लाइट आउटपुट लेस वायरिंग कॉस्ट, इसमें हमें कम की जरूरत पड़ेगी। ये फ्लिकर, इसमें कुछ है फ्लिकर लिखा है? हमने कहा है ही नहीं, इसमें हमने पढ़ा है। अब इसमें भी देखो हीट रेडिएंट, आसपास का वातावरण को हम बात भी कर रहे थे कि ले आओ सर्दी में, जहां पड़ रहे वहां जला लो, गर्म कर देगा। हीट रेडिएशन आर नेग्लिजिबल ड्यू टू लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर। भैया ये बहुत अपने आसपास के वातावरण को गर्म कर देगा। टंगस्टन, जिसे जीएलएस लैंप कहा करते हो, यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रहा है जो। खींचो जरा फोटो जल्दी जल्दी करो इनके। अब देखो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, मैं बता दूं कॉस्टिंग से कौन सा है सस्ता? जीएलएस। ऑपरेटिंग आवर, यहां रेडियो इंटरफेरेंस है क्या ये भी बता दो? यहां होता है। यहां पर कोई फ्लिकर या स्ट्रोबोस्कोपिक है? यहां होता है। आसपास के वातावरण को यही करते। ये कंपैरिजन वाले ऑब्जेक्टिव बड़े जरूरी है, यही स्टेटमेंट बनाकर एग्जामिनर दे देता है। खींच ले फोटो सोटो, जल्दी करो। ये कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिकल को स्पेशल पढ़ना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम स्पेशली पढ़ाते हैं भाई। इसके लिए बस एप्लीकेशन डाउनलोड करो तुम, ईडी ऑनलाइन क्लासेस। कौन सा? वो कुछ ना कह सकता बेचारा, वो वैसे ही कमजोर सा बच्चा है, तुम इसे दुखी करते हो। गलत बात है, तुम इसे दुखी मत करो यार। एग्जामिनर का एक फेवरेट सवाल, नियॉन लैम्प, एसएससी में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है दोस्त। और ये सेंटेंस इसका बेचारे का सबसे बढ़िया है, कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज लैंप। भाई ये मानो कि अगर ये याद है तो ऑब्जेक्टिव सेट है। एक समस्या और है इसमें, देखो ये तो नियॉन है भाई, इसकी कोई टेंशन नहीं तुम्हें। वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग, मतलब ऐसे थोड़ा ही उठाया और ले लगा दिया। क्यों नहीं मिलता? इस पे चलाओ तुम, ट्रांसफॉर्मर नहीं तुम्हारे पास। अरे तुमने ऐसा कुछ देखा होगा, जैसे आकाश बनाना है हमें लाइट से ना, ये बना दिया अपना आकाश। अरे तो यही जलेगा, ब्राइट करेगा दोस्त। वो अलग है, वो तो नाम काट के उसके अंदर लाइटें लगा दी। ये स्पेशली यही, वो ये महंगा मिलता है यार। मतलब ऐसा ही नहीं कि हमारी बस की बात होती है। कुल मिला के बात ये है, हैं? कोहरा अच्छा दिखाई देता है तो एडवर्टाइजमेंट पर्पज। बाकी कहानी कुछ अलग नहीं है दोस्त, वही है अपना कैपेसिटर। और यहां पर जो लगा के रखा है ना ये स्टेप अप, सप्लाई वही है, बस उसको बढ़ाना है। ये भाई दो चीजें हैं इसमें, 2 ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लैंप नियॉन लैंप। अब देखो गैस कौन सी है, नियॉन लैंप है तो नियॉन है। और भैया कोल्ड कैथोड, इसीलिए क्योंकि लो टेम्परेचर देखो यार,
कहा तुम इनकैंडेसेंट लैंप की बात कर रहे थे, 3000 2000, ये बेचारा मात्र 200। तो इसलिए इसे जाना गया कोल्ड कैथोड लैंप के रूप में। ठीक है, इन्हें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, जैसे ये लैंप है, कौन सा तुम्हें ये बनाना है, बस इसमें लिखो भाई नियॉन है, कोल्ड कैथोड है, टेम्परेचर ये, इतनी वोल्टेज, एडवर्टाइजमेंट, 4 पॉइंट लिखो और बस खत्म। कौन सा में बनाने सीखने, ये क्या फायदा होगा। चलो जी, ये भी पेपर में आ चुका। पहले इसे इसके बारे में पढ़ के देखो। हैलाइड लैंप भी इसी का नाम है, जो स्टेडियम वगैरह में इस्तेमाल होता है। मतलब काफी काफी फेमस लैंप है ये। देखो, फिलामेंट टंगस्टन, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, बल्ब। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, अबे क्या हो गया इसमें, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है इसका, जितने भी टंगस्टन वाले हैं ना, इनकी सबकी अच्छी खासी रेंज है टेम्परेचर की। जो हम टंगस्टन लेते हैं वो हमारा नॉर्मली जो हमने लिखा रखा है वो 2700। एक हमारा ये था ओशियम टेंटालम, तो ओशियम टेंटालम को हम प्रीफर नहीं करते, हमारे लिए प्रीफर करने के लिए है फिर टंगस्टन। हैलोजन लैंप का ऑपरेटिंग टेम्परेचर 3000, लुमिनियस एफिशिएंसी दोस्त कम है। लाइफ कितनी है जी, 2000 घंटे। अभी तक सबसे ज्यादा बोलो किसकी है, फ्लोरोसेंट है ना, अभी तक उसके एलईडी तो आया नहीं ना अभी। लेंथ कितनी है बेटा, 9 सेंटीमीटर। फीट फुट नहीं है, कभी तुम भावुक होते, सेंटीमीटर छोटा है साइज में। डायमीटर ऑफ बल्ब 17, ये नहीं आता पेपर में, लंबाई खास है। अब देखो ये बेचारा कहां के लिए बना है, फ्लड लाइटनिंग, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फोटोग्राफी, पब्लिक हॉल्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड, रेलवे यार्ड, इतनी जगह, यानी कि स्टेडियम वगैरह सब में यही है। बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़, डैम डूम टूट जाए, पानी भर जाए, हमें पानी के अंदर लगती है फ्लड लाइट। एक से बढ़ गए, एक दो थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, एक दो और कुछ बता ही देगा खोज करके। तो होता यह है कि जिस एरिया में पानी भरा होता है, इसमें यह ढूंढा जाता है कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, या फिर कोई पोल वगैरह गाड़ा जाता है, उस पर यह लैंप लगाया जाता है, ताकि ज्यादा एरिया में रोशनी रखी जा सके कि भाई पानी का स्तर क्या है, पानी किस तरफ है। तो फ्लड लाइटनिंग ये होती है जी। कैसे कैसे नहीं कर सकते दोस्त, ये ऐसे नहीं है कि हमेशा किसी ना किसी एक एंगल पे होता है, चाहे जाके तुम उसमें देख लेना, स्टेडियम में देख लेना, मतलब ये टंगे नहीं रहते ऐसे ना, ये किसी ना किसी एक एंगल पे अलाइन होते हैं। पानी के अंदर लगाएं इसे, वो तो तुम कोई भी इंसुलेटेड लाइट ये ले लो जो लड़िया बढ़िया इंसुलेटेड हो प्रॉपर, उसमें क्या है, पता चले तार को ऐसे छिल दो मुंह से। वैसे तुम लोगों से तो मुझे बहुत उम्मीद है। फिर देखो बेटा, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब थी, इसी को बेटा हम लोगों ने कॉम्पैक्ट बनाया, यानी कि छोटे साइज में, जो कि काफी फेमस भी हुई है, CFL है ना। तो लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है जी CFL,
दे रही है। वैसे ये जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये पेपर में आ चुका है कि किस तरह का है। ये बेटा लो प्रेशर है। सोडियम वेपर आपका हाई प्रेशर था। ये पेपर के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। पावर रेटिंग, आप जब भी दुकान पर जाते हैं, ये एक ऐसा शब्द है पावर रेटिंग। भाई 5 वोट से लेकर तुम्हें 24 वोट पूछेगा बकायदा। लुमिनियस एफिशिएंसी बहुत अच्छी है जी, 50 से लेकर 90। ल्यूमेन एफिशिएंसी, ल्यूमेन पर वॉट। लुमिनियस फ्लक्स बोल रहे, रुक जा, अब ये नीरज जी बताएंगे। स्पेस हाइट रेशियो बाबू कितना लेते हैं? स्पेस हाइट रेशियो बोल रहे, देखो 1 से 1.5। भाई अब रेटिंग ये है तो लो पावर कंजप्शन। देखो इसमें ना अपने आसपास से जोड़कर पढ़ो। कभी तुमने देखा कि यार इसे लाइट को सही करवाने जा रहा हूँ, ये खराब हो गई, लेकिन हाँ ये जरूर सुना होगा कि यार ये बल्ब को चेंज करके ला रहा है, अभी तो खरीद के लाया था, फ्यूज निकला है। तो जीएलएस लैंप में समस्याएं बहुत है, इसके साथ नहीं है, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। लेकिन हाँ अगर अंदर ये हीटअप हुआ, वेपराइजेशन एक्सीड हुआ, यानी कि ज्यादा हुआ और ये काला हो गया, तो फिर नहीं होती है ऐसे ही। मतलब है नहीं नहीं, तो फिर तो अरे यार ये अगर तुम नया, फिर वही जब इसे नया ही लगाओगे तो नया ही नहीं हो गया वो। मतलब इसी को नहीं तुम यूज कर पाओगे, वो अलग है भाई। जब तुम इसका मेंटेनेंस नहीं कि तुम साफ सुफ करो, पानी पुनी चलाओ और फिर इसे धो धा कर फिर लगा दो, वो कोई सिस्टम नहीं है इसमें। हाँ इसने कर रखा है इसमें काम, ये इंस्टेंट ग्लो। जो फ्लोरोसेंट है इसमें थोड़ा सा टाइम था, लेकिन ये हमारे इंस्टेंट है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, लाइफ तो फिर मस्त है इसकी। 8000 घंटे। अभी देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना हम लोग, फिर एलईडी आएंगी जो सबको पीछे हटा देगी भाई। देखो ऑफिस में, होटल, शॉप्स, एक बार तो एलईडी से पहले यही नहीं तो जो इस्तेमाल हो रही थी, ट्रेंड में थी यार यही। अभी अगर 2-4 साल पहले की बात करें तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आई, एलईडी से पहले ये थी। अब एलईडी है, इसके बाद फिर सीडी कुछ आ जाएगा, डीडी कुछ आ जाएगा, तो जमाना है। हैं ईएडी तो सदैव रहेगा, ईएडी के बाद कोई नहीं है, फिर ईएडी तो शुरू भी और लास्ट भी। लैंप ईएडी, ईएडी लैंप मैन्युफैक्चर्ड बाय आकाश इलाहाबाद है, ये जला सकता है, ये कर देगा। प्रशांत जी तो पूछो ही मत, मेंटेनेंस विभाग। मेरठ का है वो, पता चले ना कंपनी दिखे ना बल्ब दिखे, याद रखो। फोटो, सॉरी, लो 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 फोटो लो। ये जितने हम पढ़ रहे दोस्त, ये प्रेशर वेपराइज लैंप है हमारे, ये सारे हमारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही हम लोग पढ़ते आए। अभी शुरुआत वाला क्या था? आर्क वाला। अब चलो आर्क के नाम से कार्बन आर्क लैंप, तुम्हारा रिवाइज ही करवा दूं हैं? हाँ तो ना ना अभी मैं पूछूंगा, कार्बन आर्क लैंप में पॉजिटिव और नेगेटिव को कितने टेम्परेचर पर चलती है? 4000 और नेगेटिव 2500। पॉजिटिव कितनी प्रकाश देती है? इसके दुश्मन है तू, मैंने इसे बोलने दे। और नेगेटिव 10। और हवा, दिक्कत क्या थी? अंदर का नहीं, एफिशिएंसी कम थी। हाँ एफिशिएंसी कम थी, अंदर बाहर छोड़ दो।
इसके बाद हमारा था हीटिंग वाला इनकैंडेसेंट लैम्प, GLS लैम्प। पावर फैक्टर बढ़िया है, एडवांटेज है इसमें ना, पावर फैक्टर बढ़िया है। लाइफ कम थी लेकिन 1000 घंटे, एफिशिएंसी भी कम थी हमारी। ये मानो कि जितना ज्यादा होगा रेटिंग ना, उतनी ही ज्यादा दक्षता होगी। तो 4 के, 9 के, 12 के इस रेंज में अपना एफिशिएंसी रहेगी। ये जितने अब हमने पढ़े डिस्चार्ज लैम्प थे, जो हमने पढ़े ये डिस्चार्ज लैम्प थे। हैलोजन वाला नहीं था, वो नॉर्मल हमारा एक तरह से जो इनकैंडेसेंट लैम्प था ना, उसका एक मॉडिफिकेशन था। नहीं नहीं चीकू जाओ, अब बाय कर दो, चलो बाय बाय। गोलू कहाँ गया? चलो हाँ। जो हाई प्रेशर वाले थे वो हमारा सोडियम वेपर था, जिसकी हमने 3 अलग अलग कैटेगरी पढ़ी है। ये हमारे जितने भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा फ्लोरोसेंट, CFL, ये हमारे लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। ये एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि कौन सा हाई प्रेशर और कौन सा लो प्रेशर है, तो ये भी दिमाग में रखो। ये अब तक की मानो कि सबसे फेवरेट यही थी भाई, और जो इस्तेमाल भी हो रही है यार। लाइट एमिटिंग डायोड, भाई शुरुआत ही कमाल हुई, देखो 4000 घंटे, 40,000। लुमिनियस एफिशिएंसी 120 से 200 लुमेन पर वॉट। नो नीड एनी वार्म टाइम, इसे मतलब इनिशिएट या गर्म होने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं है। हल्की होती है, लाइट इन वेट, लेस मेंटेनेंस। महंगी आती है ये, लेकिन सरकार सब्सिडी भी देती है। हाई कॉस्ट, ये लीजिए जी, ये AC से नहीं चलती भाई, DC। हीट सिंक इज यूज, हीट सिंक शब्द पता है क्या होता है? जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट सिंक। एप्लीकेशन तो ऐसा कोई जगह नहीं भाई, पैनल बोर्ड पर आप चाहे बात कर लें, स्विच पे आप बात कर लें, ट्रैफिक सिग्नल आप बात कर लें, डोमेस्टिक में आप देखें, इंडस्ट्रीज में आप देखें, हाँ तो सब जगह तो है। बल्कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम है, सरकार ने तो अभियान भी चलाया था भाई, तुमने नहीं बांटी कुछ? थोड़ा बहुत दे देते, बटे है ना। हाँ अच्छा अच्छा चलो बढ़िया बात है, ऐसे सामाजिक काम करने चाहिए। चलो जी, अब आ जाते हैं बेटा होमवर्क पर। ये तो भी बताऊंगा, होमवर्क ये है, एक प्लेन पेपर लेना, और जितने ये लैंप है ना उनके चित्र चित्र मत बनाना तुम, लेकिन हर लैंप में 4-4 पॉइंट, 5-5 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। इनको एक पेपर पे लिखो, फोटो खींचो, उन्हें मोबाइल में रखो। हमें ये बताए कि इन लैंप से 10 सवाल नहीं आने, लेकिन एक तो आ जाएगा, है जी भाई। डायग्राम से हमें कुछ नहीं करना, या तो इनमें गैस आती है, या इनकी दक्षता आती है, या इनकी कम या ज़्यादा कीमत है, क्या है, एक्सिलरी हम शुरुआत में कुछ इस्तेमाल कर रहे नहीं कर रहे, कलर क्या है। तो इस तरह की एक टेबल फॉर्म करें हर एक लैंप के सामने 3-4 पॉइंट की, और इसको फोटो खींच के अपने पास रखो। 1-2 दिन आते हैं जब भी चाय वाय पियो, अपना देख लो इसे, ये नॉर्मली तुम्हें याद हो जाएंगे। अदरवाइज देखो, इनको आपने छोड़ दिया तो ये तुम्हें छोड़ देंगे। समझने की अगर बात करें तो देखो यार, फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। फॉर्मूला न्यूमेरिकल, जैसे लैम्बर्ट प्रिंसिपल बताओ जी, इनवर्स स्क्वायर लॉ बताओ, तो पढ़ा रखे तुम्हें। ये रिडक्शन फैक्टर दे देगा, डिप्रिसिएशन फैक्टर दे देगा, मेंटेनेंस फैक्टर दे देगा,
ये सारे ये फॉर्मूला ही तो है, और क्या है, इल्यूमिनेशन, लुमिनेंस, ये सब अपना फॉर्मूला अपना पूछ लेगा एग्जामिनर। लेकिन इन लैम्प को एक टेबल फॉर्म में बनाओ, डायग्राम मत बनाना। हर एक का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है, किसी की लाइफ ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की दक्षता ज़्यादा, किसी की कम है, किसी की कीमत ज़्यादा, किसी की कुछ कम है, कोई कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, जैसे स्टेडियम में इस्तेमाल होता है तो इसे हेलोजन को हेलाइड लिख दिया। फिर जैसे ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एलईडी, तो उस तरह की अपना एक पेज पे बना लो, एक पेज पे आराम से सारे लैम्प शॉर्ट में आ जाएंगे, छोटा छोटा करके लिख लो। एक दो दिन स्टेटस पे लगा के रखो, जब भी क्लिक करोगे उसे पढ़ो, ताकि याद रहे तुम्हें कि हमें ये पढ़ना है। चलो जी, अब देखो इसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बेटा इल्यूमिनेशन को 3 फेज में तोड़ा है एग्जामिनर ने भी सवाल पूछने की दृष्टि से। पहला फेज है जब ये फॉर्मूला बेस्ड बात करेगा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वर्तमान में। अभी यूपीआरएमएल में 5-6 सवाल थे इससे, इल्यूमिनेशन से। दूसरा है लैंप, क्योंकि फॉर्मूले में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, लैंप से सवाल आता है लेकिन थोड़ा कम। तीसरा है रिफ्लेक्टर्स और इल्यूमिनेशन की स्कीम्स, ये भी बड़ा, तीसरे वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जी, यहां से शुरुआत करते हैं। लाइटनिंग स्कीम, प्रकाश की कुछ योजनाएं हैं। परसेंटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट में इसमें एक टेबल भी बना रखी है। फिर देखो भाई, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का मतलब है ऊपर लैंप है, नीचे की तरफ प्रकाश का आना। ये रहा, ये तो लग तो रखा, हाँ ये रहे, ये डायरेक्ट, बिल्कुल हाँ। डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 90 से 95% नीचे की ओर, देख लो ये रहे जी, नीचे की ओर कितनी, 90 से 95%। अब देखो यार, जब जैसे मैं इसके नीचे खड़ा हूं, पूरी की पूरी लाइट यहां है ना, तो सबसे ज्यादा लाइट तो यही इस पॉइंट पे होगी, बाकी आसपास में तो कम होगी। इल्यूमिनेशन लेवल सबसे ज्यादा यही तो होता है सेंटर पे, इसके जस्ट नीचे। तो जब सारा प्रकाश एकदम जस्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो दक्षता तो अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये है जी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, यानी कि एफिशिएंट है भाई। मोर ग्लेरे एंड शैडोज, जैसे जब नीचे ग्लेरे समझते हो तुम, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम बाइक चला रहे हो शाम के टाइम है जी, गाड़ी चला रहे हो, कई बार नहीं देखते तुम सामने वाला ट्रक तुम्हारी आंखों पे लाइट मारता है, एग्जैक्टली चमक लगना, तो होता है गैलेरे। इंसान की ह्यूमन आइज तो खैर गैलेरे से इतनी ज्यादा प्रभावित है कि हमारी जो पुपिल्स होती है ना, ये आंखें वाली आगे जो पुतली जो होती है ना, जैसे गैलरी होता है तो आंखें हमने अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद हो जाती है अपने आप ही। तभी तो कितने लोग बोलते भी है कि सामने से ट्रक ने भाई लाइट मारी, भाई मेरी तो आंखें बंद हो गई, तो मतलब दिखता ही नहीं सामने का कुछ। तो ये है कि मोर गैलरी एंड शैडोज, जस्ट नीचे अगर होगा, मेरी शैडो भी दिख रही तुम्हें, अभी तो ये भी इधर 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 सब जगह लाइट है, तो इसलिए नहीं, मुझे खड़ा करो और ऊपर से सिर्फ एक लाइट फेंको तो शैडोज बनेगी। शैडो मतलब परछाई। डीप रिफ्लेक्टर्स, अभी रिफ्लेक्टर मैंने लिए हैं, इसमें यूज कहां करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं और कमर्शियली लाइटनिंग में करते हैं। डेकोरेशन में अलग कहानी है, पूरी डेकोरेशन में अलग कहानी है। तो ये था हमारा जी डायरेक्ट। अब पढ़ते हैं सेमी डायरेक्ट क्या है। देखो जी, इसमें क्या था, नीचे की तरफ कितनी आएगी, 95%, वापस टकराकर वापस कितनी जाएगी, हो सकता है 0 जाए, मतलब 95% तक नीचे और ऊपर तक 5 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, मैक्सिमम 10 बस मानो, यानी ऊपर की तरफ बहुत कम जाएगी, पूरी की पूरी कहां है, नीचे सतह पर। टकरा के वापस आने का मतलब होता है ये यहां से आई जी, नीचे सरफेस पर है, सतह पर टकराकर फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जानी। दूसरा होता है देखो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में उल्टा, पहले नीचे की तरफ कितना था, ऊपर की तरफ तो 10 था, अब यहां जो नीचे था ऊपर कर दो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में नीचे 95, अब इनडायरेक्ट में ऊपर देखो ये रहा,
इनडायरेक्ट ये प्रत्यक्ष जो 90 से 95 डायरेक्टली अपवर्ड बाय यूजिंग डिफ्यूजिंग रिफ्लेक्टर। देखो यहां से सीधे लाइट को ना किसी ऑब्जेक्ट पे मत डालो, सीधे लाइट को रिफ्लेक्टर पे डालो और वो रिफ्लेक्ट करके जी वापस की तरफ ऊपर की तरफ जाए। मिनिमम गैलरी शैडो लेस यूजेस हम कहां करते हैं? ड्राइंग ऑफिस में, कंपोजिंग रूम, डेकोरेशन पर्पज, इन सिनेमा हॉल, थिएटर्स, होटल्स। मतलब डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमस है ये। ठीक है भाई। सजावट, सजावट देखा नहीं तूने? नहीं देखा तो छोड़, अपना इग्नोर। और क्या, क्यों इतना डीपली ले रहा है भाई? खो खो मत जाया करो, ये डायरेक्ट आते हैं पेपर में। अरे लगे रहो आप कमेंट पे, आप लगे रहो। ले भाई इसका फोटो खींचो। इनमें रिफ्लेक्टर के टाइप भी पूछता है, तो रिफ्लेक्टर के टाइप भी है इसमें। ओहो, सेमी डायरेक्ट। मतलब ना तो बेचारे को पूर्णतः डायरेक्ट कह सकते ना इनडायरेक्ट कह सकते। तो सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग, देखो डायरेक्ट में नीचे है, डायरेक्ट में नीचे था, सेमी मतलब ज्यादातर नीचे और कम हमारा ऊपर। तो ये रहा जी सेमी डायरेक्ट। तो 60% क्या है? डाउनवर्ड है और 40% हमारी अपवर्ड है। एफिशिएंट है, लेस ग्लेयर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। ये हम लोग ये देखते हैं भाई कि इससे हमें चारों दिशाओं में यानी कि नीचे भी और ऊपर भी अपना प्रकाश मिल जाता है। प्रकाश का समान वितरण है। देखो अदरवाइज डायरेक्ट में मैं नीचे आ गया, इनडायरेक्ट में ऊपर भाग गया, इसमें नीचे भी है और ऊपर भी है, तो समान वितरण है। बेस्ट सुटेड फॉर रूम्स विद हाई सीलिंग्स, ऊंची छत वाले कमरों के लिए सबसे उपयुक्त है। जिनकी छतें बहुत ऊंची बना दी, मान लिया ना कई बार हॉल वॉल टाइप डिजाइन कर रहे हैं, तो ऐसी जगह जहां जिनकी छत बहुत ऊपर है। सेमी इनडायरेक्ट ये पूछता है, ये सेमी डायरेक्ट है। नहीं इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट है सेमी। नीचे की तरफ, इनडायरेक्ट ऊपर को ज्यादा जाएगा। ये रहे जी सेमी इनडायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट में ऊपर की तरफ ज्यादा है, नीचे की तरफ कम है। तो 60 से 90% जो लाइटें हैं वो ऊपर की तरफ है, यानी कि छत की ओर, और शेष सीधे कार्यशील तल तक पहुंचता है इंटीरियर डेकोरेशन में। मतलब ये देखो हमारी इंजीनियरिंग का इंटीरियर में भी काफी योगदान है लाइटनिंग का। तो ये इंटीरियर डेकोरेशन के लिए बनाई गई है सेमी इनडायरेक्ट। जनरल लाइटनिंग, सामान्य प्रकाश व्यवस्था। अरे इंटीरियर नहीं होते घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर इंटीरियर्स लगाते हैं कि देखो ये लाइट है, इससे कहीं और पे रिफ्लेक्टेड आपको होते हुए दिख रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ कोई शेप बनते हुए दिख गई। तो घरों में, ऑफिस में, होटल्स में, जहाँ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो वहाँ इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना इस्तेमाल होती है। इंटीरियर मतलब घरों के अंदर, होटल्स के अंदर, हॉल्स के अंदर। बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनर के तो कोर्स भी होते हैं कि ये इस लाइट को यहाँ लगाओ, इस लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ जाना चाहिए। हाँ डिप्लोमा भी होता है, तूने वो भी कर लिया? हाँ कभी ये भी ना छोड़ा हो भाई। चलिए, जनरल लाइटनिंग स्कीम है सामान्य प्रकाश व्यवस्था। यह सभी दिशाओं में समान प्रकाश देता है। लिमिटेशन से हम पढ़ते जरूर है कि सभी दिशाओं में दे दिया, लेकिन थोड़ा सा यहां भी बंद गए लिमिटेशन से। सभी समान दिशाओं में समान प्रकाश देता है। चलो जी,
कुल मिलाकर जितना नीचे कर रहा है उतना ही ऊपर है, बराबर समान दिशाओं में। ये रहे जी आपके इल्यूमिनेशन के लेवल। पेपर में जो अब तक आए दोस्त, फाइन वर्क ढूंढो, देखो महीन वर्क, ठीक है जी भाई, महीन वर्क है। महीन वर्क में जैसे इसमें लिखा नहीं है, देखो ऑपरेशन थिएटर में तो भैया और तगड़ा हिसाब किताब है, मैं लोगों के आते होते सब संभाल के रखनी भाई। ऑपरेशन थिएटर में सब इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें भी। महीन वर्क में जो घड़ी वड़ी नहीं होती, उनका रिपेयर करना है, छोटे छोटे पुर्जे हैं। हाँ, तो ये महीन वर्क करना है, मैं जो कढ़ाई उड़ाई ये सब महीन वर्क में आता है, बारीक काम में। ड्राइंग ऑफिस में 400। हाँ, ड्राइंग ऑफिस में और क्या करोगे भाई, 400 बहुत है। नॉर्मल ऑफिस वर्क में 250। हमारे इसमें तो नहीं चलेगी 250 ना, खैर। स्टेयर केस या कॉरिडोर या वेटिंग रूम में 75। सीढ़ी पे चढ़ना है, हल्की सी बस रोशनी हो, ठीक है। क्लासरूम, लेकिन ये पुराने जमाने के, आजकल तो ठीक ठाक लेवल की जरूरत होती है, 500-600 तक तो। आर्ट और ड्राइंग में 400 और लेबोरेटरी में 150। ये सबसे ज्यादा है जो मैंने 2 बनाए हैं, एक ऑपरेशन थिएटर और एक ये फाइन वर्क और वॉच के लिए। मशीन वर्क है 400, बेडरूम 60, रफ वर्क शोरूम, शोरूम में भी अच्छा चाहिए यार, क्योंकि हमें सामान दिखाना है, ठीक है जी। नहीं, शोरूम तो किसी का भी हो सकता है। शोरूम तो जूते वाले भी जूते चमकते हैं शोरूम में, तो दोस्त कैसी बात कर रहे हैं, शोरूम में तो कुछ भी रखो सब चमकता है। लेबोरेटरी, अच्छा ये बताओ इसमें सबसे कम ये क्या है, मतलब ये हॉस्पिटल की भी वार्ड हो सकते हैं दोस्त, तो हमने लिखा ना वार्ड, यार्ड, हॉस्पिटल। आपको ऑपरेशन थिएटर में जरूरत है, यार्ड से वार्ड में जरूरत नहीं है ज्यादा की, तो वहां कम से कम चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, 1000 और ऑपरेशन थिएटर। रफ वर्क कौन सा, ये रफ वर्क में तो कुछ भी ले लो, जिसकी जो मोटा मोटा अपना काम करना है, बैठ के सब्जी छिलनी और क्या करना है तुम्हें सब्जी काटनी है, सब रफ वर्क ही है सब। हाँ भाई, हाँ ये तो नॉर्मल, ये तो लाइट वर्क में आएगा तुम्हारा। हाँ हाँ, ये तो सब रफ वर्क ही है, सबके मिसलेनियस वर्क। जैसे गोभी वोभी काटने कुछ कीड़ा कूड़ा ना हो तो हाँ, तो वहाँ तो श्याम का लग रहा मुझे है जी। तब कोई बात नहीं है, भगवान भोलेनाथ जी भी तो मदिरापान किया ही करते थे। क्या दिक्कत है, हैं? रजब रजब सा, अब मुझे ठंड बहुत पड़ रही है। और तू एक दिन मेरे पास आया था सर, मैं अब दिमाग थोड़ा अपसेट लग रहा, तो उस दिन तो ओए ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो, माइंड में दर्द था तो बहुत बड़ा शब्द है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो, ठीक है। एक दिन ये गया, मतलब मैच देख रहे थे हम लोग ना, हाँ, तो हम लोग अपना चिल्ला रहे थे, अपना मैच देख रहे थे, तो पता नहीं इंडिया की बैटिंग थी या किसकी थी, तेजस्वी, और हम सब अपना एंजॉय कर रहे, तो इसने कुंडी ये अपना गया बैल बजाई, मैं आया, मैं भाई बता क्या दिक्कत है, कि सर दर्द हो रहा मुझे सर में। मैंने कहा घर जा, एक काम कर, तुरंत निकल ले और घर जा, 2 दिन सो जा। लेकिन उस दिन हम परिवार में थे, अब बताते कोई दिक्कत है, जैसे आज मौसम है, हैं सेट एकदम, कोई दिक्कत होगी ही नहीं तुझे, ये हमारा वादा भाई, कभी कोई दिक्कत नहीं, आसपास भी नहीं दिखेगी तुझे दिक्कत। चलिए जी, ये एक टेबल है जो मैं बता रहा था आपको बेटा, सिंपल सिंपल लाइटनिंग, अबे आधी नीचे आधी ऊपर ना, ये तो ये लाइटनिंग स्कीम का एक टेबल है, ये आपका मतलब एक तरह से जो आपको डिजाइन करना था। ये भाई स्टेडियम में अच्छे खासे की जरूरत पड़ती है, 2 से 3 हजार, बॉल देखनी है, व्हाइट बॉल मैच।
ये खींचो जरा, हो गया। तो ये अलग अलग आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक टेबल पे अपना यहाँ देखना है इसको, ये याद हो जाएगा आपको। चलो भाई बच्चों, अब बात करते देखिए यार रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर ये कुछ और बीमारी नहीं, ये वही है जिस पर टकराकर लाइट इधर उधर अपनी दिशा बदलेगी, रिफ्लेक्टर्स। सबसे पहले है जी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। पैराबोलिक देखो, शेप देखो ना इसकी, ये रही देखो पैराबोलिक। हाँ हाँ, तो अबे तो वो भी रिफ्लेक्ट, वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये लाइट को कर रहा है, इसमें क्या है। तो यहां ये रखा है जी जिस पर लाइटें टकराएंगी और फिर अपना रिफ्लेक्ट हो जाएगी जी। तो यह है जी अधिक चमक प्रकाश उत्पन्न करता है, कठोर है, क्या करता है, बहुत ज्यादा अधिक चमक। किसके साथ, ये कौन सा रिफ्लेक्टर ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह टंगस्टन लैंप के साथ प्रयोग किया जाता है। देखो जी अब कहां है, जैसे ही पूछ लिया पैराबोलिक शेप देखी तुमने, चलो बाहर चलना, गाड़ी के बाहर दिखाऊंगा ऐसे। तो कहां कहां है बेटा, कार की हेडलाइट में या स्पॉट लाइट में, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, हम टॉर्च से एक पर्टिकुलर तेज इंटेंसिटी की स्पॉट पे लाइट मारे, टॉर्च टॉर्च। हाँ हाँ, अब मैंने कब मना किया, टॉर्च ही तो बोल रहा हूं मैं कौन सा मना कर रहा हूं। कार की हेडलाइट में और स्पॉट लाइट में, इसके साथ जैसे नॉर्मली ऑब्जेक्टिव कि भाई पैराबोलिक के साथ लैंप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, टंगस्टन लैंप हो गया जी। खींच लो यार, ये थोड़ा नया सा चीज है बेटा, आजकल एग्जामिनरों को पता नहीं कहीं से भी सवाल दे देता है। कम से कम हो सकता है तुम्हें फोटो दिखा के ये पूछ ले कि किस तरह का रिफ्लेक्टर है, कहां इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे इसे देखोगे ना इस तरह की शेप बनी हुई, तो तुरंत समझ जाओ भाई गाड़ी में है। चलो देखो, अब जो स्पॉट लाइट, यहां भी तो ये भी तो यही था, मतलब इसी के कुछ एज इट इज यही, इसमें स्पॉट लाइट को समझना है। इस प्रकार के परावर्तक में बल्ब के चारों ओर, बस इसमें अंदर क्या है देखो, छोटे छोटे अलग अलग से रिफ्लेक्टर हमने इस्तेमाल कर लिए जो प्रकाश की किरणों को अधिक कुशलता से केंद्रित और निर्देशित करने में मदद करते हैं। तो इसके अंदर में आपको जैसे फोटो दिखाया जी, ये दिखा करना है, बहुत अंदर अंदर छोटे 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 रिफ्लेक्टर ये लगा दिए। तो अब तुरंत समझ जाओ कि भाई ये तो हमें स्पॉट लाइट रिफ्लेक्टर की बात हुई है। ठीक है भाई, ये तुम्हें फोटो देखते हुए समझ में आ जाएंगे। नहीं नहीं, यार नॉर्मल टॉर्च वाले में नहीं होता, नहीं प्रोजेक्टर अलग है फिर। नहीं नहीं, आता तो उसी में होगा, लेकिन ये मैं टॉर्च वाले का एग्जांपल से बताया ना तुम्हें। चलो जी नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्शन टाइप रिफ्लेक्टर। परिक्षेपी प्रकार रिफ्लेक्टर, इस प्रकार के परावर्तक की सतह सफेद एनमेल्ड या कांच एनमेल्ड प्रकार के होती है। अंदर की जो सतह है ना, ये सफेद या फिर कांच से बनी होती है। तो इस कांच में देखो, कांच एनमोल्ड को नमी वाले स्थान व संचारण वातावरण में प्रयोग किया जाता है। मान लिया कहीं पर कांच है, ऐसी जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर मॉइस्चर है या जहां पर वेपराइजेशन की सबसे ज्यादा समस्या है, तो हम ऐसी जगह इस्तेमाल करेंगे। कांच एनेमल्ड काफी महंगा होता है और कम दक्षता वाला होता है। इस प्रकार के रिफ्लेक्टर का प्रयोग उद्योग में किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ बेटा, जैसे ये किताबों को तो मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं यार, कैसे सवाल करते हो तुम। किताब ऑर्डर किया था अब तक नहीं मिली, बस अपना नाम बताओ, मैं कंप्यूटर हूँ, टी 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 पता नहीं कहीं है,
कहाँ है हमें नहीं पता। तो कैसे सवाल होते हैं बच्चों के ना। ये रहा बच्चों मिरर टाइप। ये भाई महंगाई है इतना, ऐसा नहीं है। इस प्रकार के रिफ्लेक्टर में लगातार परावर्तन के लिए इसकी सतह को उच्च प्रकार के पॉलिश किया जाता है। ये जी मिरर टाइप। परावर्तक यार्ड प्रकाश में उपयोग किए जाते हैं। दर्पण प्रकार के परावर्तक निम्न है। देखो, कांच पर चांदी लेपित पॉलिश है ना, चांदी लेपी या क्रोमियम लेपित या एल्युमिनियम शेड इत्यादि होती है। सस्ता करोगे एल्युमिनियम, थोड़ा और बढ़िया पैसा खर्च करोगे तो चांदी। अब सवाल क्या है कि मिरर टाइप में कांच पर किस तरह की पॉलिश करते हैं। सिंबल आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, और क्या है बस। तो ये थोड़ा नया सा था, इसे लिख लो। कल करेंगे हम बेटा कंट्रोल सिस्टम, ठीक है जी। कंट्रोल सिस्टम के क्लास के जस्ट बाद में एक सेशन लूंगा आपका विक्रांत बैच में पीएलसी का। थोड़ा सा कुछ फुल फॉर्म लिखाऊंगा तुम्हें, स्काडा की क्या फुल फॉर्म है, मैटलैब की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यूपीपीसीएल ऑटोमेशन की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको लिखवा कर भेजूंगा। तो कल नंबर है कंट्रोल का, कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या चीज़ें बेसिक है, आपको एडवांस तो बताना नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें आपको बताकर भेजेंगे जरूर। 2 सवाल भी आ गए तो मतलब काफ़ी लोगों से आ गए यार। इनसे ये पूछ रखा कि जीटा बराबर 1 पर क्या है, जीटा लेस देन 1 पे क्या है। तो डैम्पिंग से पूछा हुआ, बड़ा कॉमन चीज़ है वो। चलिए जी, तो आज का मसाला तो हो गया खत्म हमारा। इसको पढ़ के आना लेकिन